वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन नर्सिंग क्लासेस और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको गायनिक का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है पार्टोग्राफ। तो आप इसके बारे में सुने होंगे गायनिक में कि पार्टोग्राफ क्या होता है। तो पार्टोग्राफ जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है कि पार्टोग्राफ यानी कि यह एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ बना हुआ है जिसके अंतर्गत कि हम लोग कुछ जो इसके डिनोटिंग पार्ट्स है उसमें हम लोग नोटिंग करते हैं। तो पार्टोग्राफ होता क्या है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि पार्टोग्राफ एक तरह का टूल है। इसको हम लोग लेवल के असेसमेंट का टूल मानते हैं और इससे हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है। पार्टोग्राफ ही हमें बताता है कि लेबर का प्रोग्रेस क्या है, कौन से स्टेज में लेबर है, कि फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है कि थर्ड स्टेज में है। फीटल का कंडीशन बताता है कि फीटल वेलबिंग है कि नहीं, फीटल का जो मूवमेंट है सही है या नहीं। फीटल हार्ट रेट से हमें पता चलता है कि फीटस का कंडीशन क्या है, डिप्रेशन में नहीं, फीटल स्ट्रेस में तो नहीं है, या फिर लाइकर्स की कंडीशंस को देखकर भी हमें पता चलता है कि लाइकर का कौन सा कलर है, मेम्ब्रेन रैप्चर्ड है कि इंटैक्ट है, कि ब्लड स्टेंडेड है कि म्यूकस स्टेंडेड है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। इसमें सर्विक्स है, सर्वाइकल डायलेटेशन से हमें पता चलता है कि सर्विक्स का कितना डायलेटेशन हुआ है। तो उसके आधार पे लेबर का जो प्रोग्रेस है हम लोग देखते हैं कि कितने घंटे में कितना हुआ है। इसमें यह एक तरह का पूरी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि मदर के साथ साथ बच्चे की भी स्थिति का पता चलता है। इसके अलावा हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस भी इसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस जो पेन के रूप में आता है लेबर के दौरान, तो वो उसका ड्यूरेशन क्या है, डेंस कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है कि लाइट कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है कि हैवी है या कितने सेकंड के लिए आ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो लेबर है वो कितने देर में, या जो बच्चे की डिलीवरी है वो कितने देर में होने वाली है। इसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं कि मदर के जो वाइटल्स हैं, बीपी है, टेम्परेचर है या पल्स है, ये इसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ रहता है जिससे मदर की जो कंडीशंस है या पीपीएच वगैरह हो रहा है या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो हमें बीपी और टेम्परेचर से पता चल जाता है। तो यूं कह सकते हैं हम लोग कि पार्टोग्राफ जो है लेबर के दौरान मदर और फीटस का टोटली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से लेबर प्रोग्रेस हो रहा है और फीटस की क्या स्थिति है। तो आज मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू, बोर्ड पे मैंने एक ग्राफ पेपर लगाया है, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में नॉर्मल चीज़ों के बारे में जानना होगा, तब मैं जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जो हमारे पास अगर कोई केस आता है तो उसको कैसे इस पे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो पहले इसके बारे में हम लोग जान ले, उसके बाद हम किसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी जानना जरूरी है कि नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल मैं बता देती हूँ कि नॉर्मल जो पहले हम लोग फीटस से चलते हैं क्योंकि सबसे ऊपर फीटस का ही रहता है। तो फीटल जो हार्ट रेट है 120 से 160 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। अगर फीटल हार्ट रेट अगर हम फीटोस्कोप से सुनते हैं तो हमें अगर 120, 140, 130 या 150 या 160 के अंदर में आता है तो इसका मतलब है कि फीटस की कंडीशन सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का भी हम लोग 4 कोडिंग में इसको करते हैं, ICBM, यानी कि आई से इंटैक्ट होता है, इंटैक्ट मतलब कभी मेम्ब्रेन रैप्चर नहीं हुआ है। सी से क्लियर हुआ कि लिक्विड जो है वो क्लियर है, उसमें कोई ब्लड या किसी तरह का कोई कलरेशन नहीं है। और बी का मतलब होता है ब्लड स्टेंडेड, यानी कि ब्लड आ रहा है तो डेंजर हो सकता है। एम का मतलब है म्यूकोनियम स्टेंडेड। तो म्यूकोनियम स्टेंडेड का मतलब हुआ कि एम से हम लोग देखते हैं कि म्यूकोनियम स्टेंडेड हो गया, मतलब फीटल डिस्ट्रेस होने का चांस ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग उसका जो कोडिंग है, जो हमें फाइंडिंग मिलता है या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हम देखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर्वाइकल लेबर के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सर्वाइकल डायलेटेशन, जो कि हर एक 4 घंटे पे हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जब कोई भी मरीज आती है तो हम उसका
पहले हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फीटस का जो कंडीशन है या फिर सर्वाइकल डायलेटेशन है पहले हम लोग उसमें देखते हैं और हर एक 4 घंटे पे देखते हैं। जनरली सर्वाइकल डायलेटेशन है जो हर एक घंटे 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उसका जो प्रोग्रेस है उससे कम है तो वो लीवर का प्रोग्रेस सही नहीं है। तो लीवर के प्रोग्रेस के लिए हर एक घंटे 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना जरूरी है। तो इसको हम लोग पीवी करते हैं 1 फिंगर टाइट या 2 फिंगर लूज या 2 फिंगर लूज, 3 फिंगर टाइट, 3 फिंगर लूज या 4 फिंगर टाइट या 4 फिंगर लूज करके हम लोग करते हैं। तो 2 फिंगर जैसे 1 फिंगर है तो 1.5 सेंटीमीटर है, 2 फिंगर है तो 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग सारा उसका डायलेटेशन देखते हैं। मैक्सिमम जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर के अंदर में जो फीटस की डिलीवरी है वो हो जाती है। तो मैक्सिमम डायलेटेशन जो है 10 सेंटीमीटर है, हमें याद रखना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, संकुचन, यानी कि दर्द कितनी सेकंड के लिए मदर को आ रहा है और कितनी बार आ रहा है। तो इसका भी एक पैमाना है कि हम दर्द को एक मेजरमेंट के थ्रू देखते हैं। तो हर एक 10 मिनट में देखते हैं 10 मिनट में कितना दर्द आ रहा है और कितनी सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो 10 मिनट में जो लेबर वाली जो महिलाएं हैं उसको 2 बार भी पेन हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है या 3 बार भी हो सकता है। तो किस तरह का कितने सेकंड का है, तो उसके लिए भी पैमाना है कि अगर 20 सेकंड से कम का आ रहा है तो उसको हम लोग डॉट 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 से हम लोग ब्लॉक को भरते हैं, डॉटेड लाइन से, इस तरह से। अगर 20 से 40 सेकंड के बीच का आ रहा है तो हम लोग उसको ऑब्लिक लाइन या स्लेंटिंग लाइन के थ्रू हम लोग ब्लॉक्स को भरते हैं। अगर मोर देन 40 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन है जो 40 सेकंड से अधिक का है, तो हम लोग उसको बिल्कुल डेंस कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय के लिए और हायर डेंसिटी वाला है, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल उसको डेंस कर देते हैं। तो इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है कि हमारा ड्रग्स और आईवी फ्लूइड। तो जनरली जो ड्रग्स लेबर के दौरान चलता है, ऑक्सीटोसिन चलता है या फिर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक चलता है, या ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है, क्योंकि हर एक पेशेंट की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। नॉर्मल पेशेंट के लिए जनरली फ्लूइड्स चलते हैं, या फिर जो एंटीबायोटिक्स है, या फिर इन्फेक्शन वाले पेशेंट के लिए या फिर ऑक्सीटोसिन चलते हैं। या अगर जिनको इन्फेक्शन रहता है उनको एंटीबायोटिक चलता है, या जिनको पीपीएच हो गया है या पहले से उनको डर रहता है तो ब्लड का भी अरेंजमेंट रहता है, या प्री क्लेम्सिया इक्लेम्सिया के जो केसेस रहते हैं तो उनको मैक्सेल भी चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास क्या है, और उसकी है हिस्ट्री लेने से हमें उसका जो बीएसटी है, बेड हेड टिकट है, उससे भी पता चल जाता है कि पेशेंट का क्या स्टेटस है। तो जो भी ड्रग हम देते हैं उस कॉलम में हम लोग भरेंगे। नेक्स्ट आता है पल्स एंड बीपी। तो पल्स एंड बीपी के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि नॉर्मल जो बीपी है 120/80 mm ऑफ एचजी होता है, और पल्सेस जो है 72 पल्स जो है 72 to 80 पर मिनट होना चाहिए। तो ये वाइटल्स जो है मदर का भी इसमें फील होता है। उसके साथ साथ हम लोग टेम्परेचर्स भी देखते हैं। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उससे अधिक हो तो यानी कि पैरेक्सिया है, यानी कि फीवर है। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कितना टेम्परेचर है, उसके आधार पे हम लोग उसको एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल वैल्यूज, जैसे कि मैंने ओरली बता दिया लेकिन मैं फिर भी डिटेल में बता देती हूँ कि नॉर्मल वैल्यूज सबका कितना होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दिया है और मैंने एक्सप्लेन भी मैं कर देती हूँ इसको। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है हमारा 120 से 160 के बीच में आना चाहिए। यानी फिटोस्कोप से जब हम देखते हैं फिटस का जो फीटल हार्ट रेट है तो वो 120 से 160 के बीच में आना चाहिए। अगर इससे नीचे या इससे ऊपर होता है तो वो फीटल डिस्ट्रेस में हो सकता है, या फीटस है जो डेंजर कंडीशन में हो सकता है। तो हमारा जो फीटल हार्ट रेट है वो हमेशा याद रखना है 120 से 160 के बीच में होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड का है तो हम कैसे जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है या नॉर्मल है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 कोडिंग मैंने डाला है। पहला है ICBM। तो I का मतलब होता है इंटैक्ट। अगर मेम्ब्रेन अभी रैप्चर नहीं हुआ है,
अगर पीवी कर रहे हैं हम अभी प्रेजेंट, हमारे पास जो मरीज आई है, अगर मेम्ब्रेन उसका रैप्चर नहीं हुआ तो उसको हम लोग इंटैक्ट लिखेंगे, आई से उसको डिनोट करेंगे। अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया है और लिक्विड एमनेटिक फ्लूइड है, उसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट है और क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसको क्लियर लिखेंगे, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अगर लिक्विड जो है एमनेटिक फ्लूइड है, उसका जो कलर है अगर ब्लड स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब है कि डेंजर हो सकता है, तो हम लोग उसको बी से डिनोट करते हैं, बी लिखते हैं, उसके लिए डिनोटिंग जो है वो हम लोग बी लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर म्यूकोनियम स्टैंडर्ड है तो इसका हम लोग एम लिखते हैं। म्यूकोनियम स्टैंडर्ड है, म्यूकोनियम उसमें आ रहा है तो इसका मतलब है कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो हम लोग इसमें एम लिखते हैं। तो ये चारों जो है डिनोटिंग है, जिसमें कि हम लोग एमनेटिक फ्लूइड का जो कलर है वो हम उनके कलर के आधार पे हम लोग कोडिंग उसमें पार्टोग्राफ में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल डायलेटेशन। तो सर्वाइकल डायलेटेशन हम लोग पहले ही बताया, जो ये एमनेटिक फ्लूइड है, एमनेटिक फ्लूइड हम लोग हर एक आधे घंटे पे देखते हैं, हर एक हाफ आवर पे हम लोग देखते हैं, आधे घंटे पे हम लोग मरीज का देखते हैं। और जो फीटल हार्ट रेट है वो भी हम लोग आधे घंटे पे देखते हैं, हर एक आधे घंटे पे हम लोग फीटस का जो हार्ट रेट है वो हर एक आधे घंटे पे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग आधे घंटे पे हम लोग फीटल हार्ट रेट और जो एमनेटिक फ्लूइड का कलर है, जो भी फाइंडिंग्स होता है हम लोग ब्लॉक में उसमें लिखते जाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल डायलेटेशन। तो सर्वाइकल डायलेटेशन जो है मैंने बताया था कि 1 फिंगर टाइट 1.5 सेंटीमीटर, 2 फिंगर टाइट 2 सेंटीमीटर, 2 फिंगर लूज 3 सेंटीमीटर, 3 फिंगर टाइट 4 सेंटीमीटर, 3 फिंगर लूज 6 सेंटीमीटर, 4 फिंगर टाइट। तो इस तरह से हम लोग का जो सर्वाइकल डायलेटेशन है, फिंगर के थ्रू जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें डायलेटेशन का पता चलता है। तो मैक्सिमम जो डायलेटेशन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर होता है, जो कि हमें पीवी से पता चलता है। तो इसको हम बार बार नहीं करेंगे, जो पीवी हम लोग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है, जो हमारे पास जो पेशेंट आती है उसका बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार रिपीटेशन हर 1-2 घंटे या 1 घंटे पे हम अगर करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है या और भी अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो प्रोटोकॉल है वो हर एक 4 घंटे पे है, 4 आवर्सली हम लोग इसको करते हैं, 4 घंटे पे करते हैं। बीपी है या पल्स जो है हम लोग हर एक आधे घंटे पे बीपी जो है और पल्स जो है हम पल्स हर एक आधे घंटे पे लेते हैं। पल्स जनरली कितना होना चाहिए, 70 to 280 पर मिनट होना चाहिए। इतना के बीच में है तो नॉर्मल पल्सेस है, अगर इससे अधिक है 100 है या फिर 90 है, 110 है या इससे लो है तो वो भी डेंजर कंडीशन है। ब्लीडिंग का चांसेस हो सकता है या शॉक में मरीज जा सकती है या बीपी बढ़ सकता है। तो ये भी दोनों जो कंडीशंस हैं वो पेशेंट के लिए घातक हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल वैल्यूज हमें जानना है। अगर पेशेंट की जो स्थिति है हमें वाइटल से पता चल जा सकता है कि लो होगा तो पेशेंट है जो कोमा में जा सकती है या शॉक में जा सकती है, अगर हाई होगा तो बीपी बढ़ सकता है, जिससे कि पेशेंट में इक्लेम्सिया जैसे घातक कंडीशन पैदा हो सकते हैं। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बीपी। बीपी हमारा होना चाहिए 120/80 mm of Hg। तो बीपी भी काफी मायने रखता है। बीपी 120/80 mm of Hg तो नॉर्मल होना काफी अधिक है, ऐसे प्रेगनेंसी में तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हमें 120/80 mm है या इससे थोड़ा बहुत कम है तो ठीक है। अगर 130/90 mm of Hg से ज्यादा है तो इक्लेम्सिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारा जो ब्लड वैल्यू जो बीपी वैल्यू है या पल्सेस वैल्यू है, ये हमें नॉर्मल वैल्यू पहले पता होना चाहिए, तभी हम इसको पेशेंट का है जो कंडीशन हम एसेस कर पाएंगे। तो बीपी के लिए हम लोग बीपी भरते हैं हर एक 4 घंटे पे इसको भरते हैं। अब टेम्परेचर की बात आती तो हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है, जो शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर उसको फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, कोई भी अगर पेशेंट में जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसका कोई भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इन्फेक्शन होने का वो सिग्नल है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर बता देता है कि पेशेंट का क्या स्थिति है। तो इस तरह से हम लोग ये वाइटल्स भी हर एक 4 घंटे पे हम लोग डिनोट करते हैं कि पेशेंट की क्या टेम्परेचर है।
अगर इन्फेक्शन होगा तो 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ओके, अब मैं एक पार्टोग्राफ यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पार्टोग्राफ को भरते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा है, यानी कि जो हमारे पास मरीज आती है, जो पेशेंट लेबर वाली आती है, तो सबसे पहले हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन भरते हैं, क्योंकि किसी का भी ग्राफ हम लोग ऐसे ही नहीं भरते हैं, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। तो मान लिया हमारे पास कोई सीता पेशेंट आई है तो सीता भरेंगे, उसका अगर पति का नाम है तो पति राम लिखेंगे, या एज है तो एज मान लिया जाए उसका 26 साल है तो 26 ईयर्स लिखेंगे। पैरिटी है, यानी कि उसके कितने बच्चे लाइव हैं या पहले से कितना अबॉर्शन हुआ है और ये कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो उसके आधार पे हम लोग सपोज दैट किसी का दूसरा बच्चा है तो G2 लिखेंगे, एक लाइव है तो पैरिटी 1 लिखते हैं, अबॉर्शन कुछ नहीं है तो इसको A0 लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैरिटी लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, जो कि उसके जो पेपर रजिस्ट्रेशन पेपर होगा उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे भरेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, तो आज जैसे कि डेट है मान लीजिए 6 तारीख है, 6 और 2020, तो जो डेट में हमारे पास मरीज आएगी उस डेट को हम लोग फिल करेंगे और टाइम भी भरेंगे। डेट एंड टाइम भी भरेंगे, टाइम कितने बजे आई है हमारे पास, 2 बजे आई है तो 2 PM लिखेंगे हम लोग। जितने बजे हमारे पास मरीज आएगी उसका हम लोग डेट और टाइमिंग दोनों हम लोग भरेंगे। उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आती है हम हिस्ट्री लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट MCH कार्ड देखते हैं, सारा कुछ लिखते हैं। और जिस समय उसका टाइम ऑफ नेक्स्ट है डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो डेट जिस दिन उसका रप्चर मान लिया आज आए लेकिन आज उसका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हुआ है, लेबर प्रोग्रेस सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं हुआ है, तो जिस दिन होगा उसका हम लोग डेट और टाइम लिखेंगे। सपोज दैट आज पेशेंट हमारे पास आई है लेकिन उसका कल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, तो कल कितना हो जाएगा, 7/6/2020 और टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन सपोज दैट उसका 10 बजे है तो 10 AM हम लोग लिखेंगे। तो इस आधार से हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा भरते हैं जो मरीज का होना चाहिए। अब आता है फीटल कंडीशन। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि फीटल कंडीशन का ये ब्लॉक बना हुआ है जिसमें 2 बड़े बड़े और जो दिखाई दे रहे हैं काफी मोटे लाइन जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला जो ऊपर है 160 और नीचे है 120। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर फीटल हार्ट रेट जो कि 120 से 160 के बीच का हो तो नॉर्मल है, तो अगर इसके ऊपर और इसके नीचे भी जा सकता है तो हम हर एक आधे घंटे पे फीटस की कंडीशन देखते हैं। और अब सपोज दैट हमारे पास मरीज का हम लोग देखना चालू करते हैं तो सपोज दैट इसका अभी सपोज दैट 120 है, फिर आधे घंटे बाद 130 है, फिर 140 है या 50 है, तो जहाँ पे होगा फिर 140 हो गया, फिर 130 हो गया। तो जैसे जाएगा ग्राफ उस तरह से हम लोग लेते जाएंगे और हम लोग इस तरह से हर एक आधे घंटे पे हम लोग इसका प्लॉटिंग हम लोग करते जाएंगे और बाद में फिर ऐसे ऐसे स्केल के थ्रू या हाथ से हम लोग इसको मिला लेंगे। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से। तो हम लोग एक बार में इसको नहीं करेंगे, हर एक आधे घंटे पे जो हमारा फाइंडिंग होगा उसको हम लोग पेपर में पहले लिखते हैं, बाद में हर एक ग्राफ पे हम लोग लिखते जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए हमने बताया था कि हर एक आधे घंटे पे करते हैं। तो जैसा हमारे पास होगा सपोज दैट अभी 10 बजे अगर उसका इंटैक्ट है तो इंटैक्ट लिखेंगे, 10:30 बजे इंटैक्ट है तो इंटैक्ट लिखेंगे, फिर इंटैक्ट है, क्लियर है। जैसा फाइंडिंग होगा तो वैसा हम लोग उसमें हम लोग लिखते जाएंगे। तो इस आधार पे हमारे पास अगर ब्लड स्टैंडर्ड होगा तो B लिखेंगे, अगर मेकोनियम स्टैंडर्ड होगा तो M लिखेंगे। हमारे पास जो फाइंडिंग आएगा पेशेंट के अनुसार उसके आधार पे हम लोग इसमें हर एक आधे घंटे में जो फाइंडिंग आएगा वो हम लोग भरेंगे। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लेबर वाला जो मैटरनल पार्ट है। तो मैटरनल पार्ट में हम लोग देखते हैं कि सर्विक्स का प्लॉटिंग हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो सर्विक्स की प्लॉटिंग ही सबसे पहले हम लोग करते हैं।
तो हर एक घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना चाहिए। और सर्विक्स का जो मैक्सिमम डायलेटेशन है वो 10 सेंटीमीटर है, जैसा कि हम लोग जान गए हैं। तो प्लॉटिंग कैसे करें, यहाँ पे हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। इसमें हम लोग 2 लाइन देख रहे हैं, एक है अलर्ट लाइन और एक एक्शन लाइन। तो अलर्ट वर्ड से ही लग रहा है कि अलर्ट हो जाना है, यानी कि हमें अलर्ट हो जाना है। अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो फिर हमें एक्शन लेना है। तो इसका मतलब है कि लेबर का प्रोग्रेस है जो सही तरीका से नहीं है, हमें कोई एक्शन लेना है, यानी कि सर्जरी की तैयारी करानी है या हमारे पास सुविधा नहीं है तो उसको हायर सेंटर में रेफर करना है। तो इसमें हम लोग एक तरफ ये जो है इसका आवर्स है, आप देख रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इधर जो है आपका सर्वाइकल डायलेटेशन है, इधर आवर्स है, सॉरी इधर आवर्स है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा नीचे का जो ब्लॉक है वो आवर्स है। और इधर का जो है हमारा सर्विक्स का डायलेटेशन है, जो कि मैक्सिमम कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे हम जब भी प्लॉटिंग करते हैं तो मिनिममली 4 सेंटीमीटर पे और हमेशा अलर्ट लाइन पे करते हैं। ये हमेशा बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी हम प्लॉटिंग करें तो 4 सेंटीमीटर से कम का हो तो उसको प्लॉटिंग हम लोग नहीं करेंगे। कम से कम अगर सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर हो तभी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। सपोज दैट इसका सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर है, इसका 11 बजे, तो 11 बजे हम लोग 4 सेंटीमीटर, यहाँ हम लोग 11 बजे 11 AM लिखेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे ऐसे। फिर हम लोग 4 घंटे बाद अगर डायलेटेशन देखते हैं तो इसका 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर 9 सेंटीमीटर इसका डायलेटेशन है तो 11, यहाँ 12 AM, 1 PM, 2 PM या 3 PM और 4 PM। तो 4 घंटे बाद हमें प्लॉटिंग करनी है। 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे बाद अगर इसका जो डायलेटेशन है वो अगर 9 सेंटीमीटर आता है तो हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। तो दूसरा जो प्लॉटिंग है वो कोई जरूरी नहीं है कि अलर्ट लाइन पे हो, उसके ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है कि सर्विक्स का डायलेटेशन कितना हुआ है। अगर 4 घंटे बाद इसकी डायलेटेशन 9 सेंटीमीटर है तो 9 और यहाँ 3, जो दोनों लाइन जहाँ मिल रही है 3 वाली लाइन और ये 9 सेंटीमीटर के सामने वाली लाइन ये और इधर वाली लाइन, दोनों जहाँ पे क्रॉस करे उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। बाद में स्केल के थ्रू हम लोग इससे ऐसे मिला लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको सर्वाइकल डायलेटेशन ऐसे प्लॉटिंग करते हैं। और बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसमें कि कम डायलेटेशन हो, जैसे कि 4 सेंटीमीटर पहला डायलेटेशन हो, दूसरा 6 सेंटीमीटर, तो अलर्ट लाइन पे ही आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये अलर्ट लाइन के नीचे होगा तो वो डेंजर कंडीशन हो सकता है, हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं होगा, हमारे पास उसके लिए सर्जरी के लिए अरेंज करना पड़ेगा या फिर फर्दर उसको रेफर करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कि हमारे पास किस तरह का केस है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स। तो हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग हर एक आधे घंटे में देखते हैं और 10 मिनट के लिए ही देखते हैं। तो बताया था मैंने कि अगर 20 से कम का हो तो उसको हम लोग डॉट लाइन से डिनोट करते हैं, डॉटेड। अगर 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है आधे घंटे के अंदर में तो हम लोग ऐसे डॉटेड 2 ब्लॉक्स को ऐसे ऐसे भरेंगे। अगर नेक्स्ट 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन है जो 35 सेकेंड का है, तो 40 सेकेंड से कम वाले में हम लोग स्लैंटिंग लाइन भरते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्लैंटिंग लाइंस भरेंगे। और जो 2 कॉन्ट्रैक्शन है वो लेस देन 20 सेकेंड्स का है, तो हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन भरेंगे। फिर हम लोग आधे घंटे में देखेंगे कि अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जो कि 2 कॉन्ट्रैक्शन है जो कि 35 या 36 सेकेंड का है या मोर देन 20 सेकेंड्स का है, तो हम लोग उसको स्लेंटिंग लाइन से भरेंगे। और अगर एक कॉन्ट्रैक्शन है जो लाइट आ रहा है तो ये डिपेंड्स करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास किस टाइप का आ रहा है, तो उस आधार पे हम लोग उसको भरेंगे। फिर अगर 35 सेकेंड से ज़्यादा या 20 सेकेंड से ज़्यादा का आ रहा है, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हम लोग 3 ब्लॉक को भरेंगे। 4
कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो 4 ब्लॉक को हम लोग फील करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और कितने सेकंड्स के लिए आ रहा है। जितने कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट के अंदर में जितने कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, लाइट आएंगे, 20 सेकंड से कम के आएंगे तो डॉटेड भरेंगे, जितनी बार आएगा उतने ब्लॉक्स भरेंगे। अगर 40 सेकंड से अंदर का आ रहा है तो हम लोग सिलेंटिंग लाइन्स भरेंगे। अगर 10 मिनट के अंदर में अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, 2 कॉन्ट्रैक्शन है जो मोर देन 40 सेकेंड्स का है, तो हम लोग उसको डेंस करेंगे, 2 कॉन्ट्रैक्शंस को डेंस करेंगे, बिल्कुल उसको डार्क कर देंगे। और एक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आ रहा है 35 सेकेंड का आ रहा है तो उसको हम लोग सिलेंटिंग लाइन से भर देंगे। फिर जैसे जैसे लेबर अगर प्रोग्रेसिव होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हैवी आने लगता है, तो 4 कॉन्ट्रैक्शन आने चालू हो जाएंगे या फिर 3 कॉन्ट्रैक्शन जो कि हैवी होंगे। तो फिर हम लोग उसको जितने कॉन्ट्रैक्शन आएंगे 10 मिनट के अंदर में 4 कॉन्ट्रैक्शन या 3 कॉन्ट्रैक्शन, उसके आधार पे हम लोग ब्लॉक्स को फिल करते जाएंगे और उस तरह से हम लोग उसका पूरा कॉन्ट्रैक्शन भरते जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन जब भी है तो 10 मिनट के अंदर 20 सेकंड से कम का है तो डॉट, 20 से 40 सेकंड के बीच का है तो स्लिंटिंग लाइंस, और 40 सेकंड से ज़्यादा का है तो डेंस लाइन हम लोग भरेंगे। और ऑलवेज जहाँ से हम लोग टाइमिंग स्टार्ट करेंगे उसकी ऑलवेज राइट साइड फिल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा भर दिया है, आपको बताने के लिए भरा है, क्योंकि यहाँ हमारा जो फीलिंग है यहीं तक होगा, क्योंकि 3 बजे तक हमारा जो है 9 सेंटीमीटर डायलेटेशन या उससे जो अगर नेक्स्ट फाइंडिंग होगा उसके आधार पर हम लोग भरेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग्स एंड आरवी फ्लूइड्स। तो मैंने बताया है कि ड्रग्स और आरवी फ्लूइड है। जैसे ड्रग्स है जो कि आरएल वगैरह चलता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि लेबर के दौरान है जो कि ब्लीडिंग्स होती है या फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट कम हो सकता है या पेशेंट का जो है बीपीएच होता है या फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो मेंटेन रखना होता है। तो अगर हम लोग आरएल दे रहे हैं तो आरएल एक बोतल इसमें लिखेंगे, या डीएनएस दे रहे हैं तो डीएनएस लिखेंगे, या एनएस दे रहे हैं तो एनएस लिखेंगे। जितना देंगे हम लोग उसको, अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो हम लोग सेफ्ट्रियाजोन इसमें लिखेंगे, या फिर हम लोग इसको कोई और ड्रग दे रहे हैं, मैक्सल्फ दे रहे हैं तो मैक्सल्फ देंगे। तो ये डिपेंड करें कि हम इसको क्या क्या दे रहे हैं। ऑक्सीटोसिन लिखेंगे, ऑक्सीटोसिन तो इम्पोर्टेंट ही है तो ऑक्सीटोसिन भी हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैटरनल कंडीशंस। तो मैटरनल कंडीशंस से मतलब है कि जो हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो लेबरिंग वुमेन्स है उसके लिए हम लोग उसका कंडीशन हम लोग इसमें लिखते हैं। तो इसमें है बीपी और पल्स का है। तो बीपी और पल्स हम लोग देख रहे हैं कि ये बीपी है और पल्सेस हम लोग इस पे डिनोट करते हैं। टेम्परेचर नीचे डाउन। तो बीपी अगर किसी मरीज का अगर 120/80 है तो हम लोग इस लाइन पे सबसे पहले शुरुआती हम लोग इसको बीपी को हम लोग हर एक 4 घंटे पे देखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे ऐसे इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर और शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इसका कितना बजे, 10 बजे कितना इसका है, 10 बजे इसका पल्सेस कितना है, 80 है तो यहाँ है। फिर हर एक आधे घंटे पे देखते हैं, फिर 90 है तो 90 लिखेंगे, फिर 80 आ गया, फिर 70 आ गया, या फिर इसके बीच में है 82 है, या फिर 80 है, या फिर 85 है, या फिर 72 है। तो जैसा हमारे पास वाइटल्स आएगा उसके आधार पे हम लोग उसका पार्टोग्राफ बनाएंगे और इसको फिर हम लोग ऐसे इस तरह से हम लोग मिला देंगे। हर एक आधे घंटे पे हम लोग इसको नोट करेंगे, जैसा ग्राफ आएगा उसके आधार पे हम लोग पल्स को डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये मिला देते हैं। जैसे जैसे हमारे पास वाइटल्स आधे आधे घंटे पे आते हैं उनको हम लोग इस पे डिनोट करते जाते हैं। 80 पल्स होगा तो 80 रहेगा, फिर 90, 70, 72, 75। जैसे हमारे पास वाइटल्स आएंगे इस ग्राफ के अंदर में हम लोग वो प्लॉटिंग करते हैं, बाद में इसको हम लोग पेंसिल्स के थ्रू मिला देते हैं। तो ये हमारा पल्स है। बीपी हम हर एक 4 घंटे पे लेते हैं तो 11 ना, ये आधे घंटे का ब्लॉक है, 12, 1 PM, 2 PM और 3 PM में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इस पे हम लोग ऐसे देखते हैं। मान लिया इसका बीपी है 110/70 है तो हम लोग इस तरह से यहाँ तक इस तरह से 70 और 110 का जो ब्लॉक सामने आएगा इसके आधार पे हम लोग ऐसे इसको स्केल के थ्रू हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं।
तो इस तरह से जो हमारा बीपी और पल्स है वो हम लोग इसमें डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग इनिशियली देखते हैं, हमारे पास पेशेंट आती है, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस है और 4 घंटे बाद भी अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग वही लिखेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 38 डिग्री है, जितना भी टेम्परेचर होगा वो हम सारा उसका वाइटल्स उसके आधार पे लिखेंगे और तब हमें पता चल जाता है। इस पेपर को अगर कोई भी देखेगा तो पेशेंट और मदर, बेबी और मदर की कंडीशंस को दोनों के बारे में उसे पता चल जाएगा कि पेशेंट का लेबर प्रोग्रेस में है या नहीं, फीटस की क्या स्थिति है ना, या नॉर्मल लेबर होने वाला है या सीजेरियन सेक्शंस पार कर गए, सीजेरियन सेक्शंस अरेंज करना है, अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गया है, या फिर ब्लड स्टैंडर्ड है या म्यूकोनियम स्टैंड, जैसा भी ग्राफ होगा उसके आधार पे जो डॉक्टर्स हैं या सिस्टर हैं वो असेसमेंट कर उसके लिए तैयारी करेंगे। या सुविधा रहेगी तो वहाँ सीजेरियन सेक्शंस की तैयारी करेंगे या नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करेंगे, या फिर उसको फर्दर सुविधा नहीं होने पे हायर सेंटर पे रेफर करेंगे। बाद में अगर हमारे पास फैसिलिटीज रहती है तो हम सिजेरियन सेक्शन कराते हैं और यहाँ पे जो फाइंडिंग होता है, अगर एक नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर कर गया है तो हेल्दी बेबी यहाँ पे लिखते हैं, ए नॉर्मल हेल्दी बेबी इज डिलीवर्ड ऑन वेट 2.8 kg या 3 kg, 3.25 kg, जितना भी वेट का होगा वो लिखेंगे। नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन डिलीवरी, उस तरह का जो हमारा फाइंडिंग आएगा वो पार्टोग्राफ के अंत में हम लोग लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर 20 सेकंड से कम का कॉन्ट्रैक्शन हो 10 मिनट के अंदर में पर 10 मिनट्स, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको डॉटेड लाइन से हम लोग ब्लॉक्स को भरते हैं। अगर 20 से 40 सेकंड्स के बीच का हो तो हम लोग स्लिंडिंग लाइन से भरते हैं। अगर मोर देन 40 सेकंड्स हो तो इसको बिल्कुल हम लोग डार्क कर देते हैं, क्योंकि डेंस कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, हैवी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हम लोग बिल्कुल इसको डार्क कर देते हैं अगर 40 सेकंड से ज़्यादा का हो। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको सॉल्व करूँगी।